चलिए एक छोटा सा लेक्चर है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, इसको देख लें पहले। दैट इज चैप्टर नंबर 4, कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में फिल्टरिंग में जो डिस्क्रीट से चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में करेंगे। सो वी से फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म्स के कितने नाम याद हैं आपको, कोई बता सकता है? एनीवन? फोरियर ट्रांसफॉर्म और लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और Z ट्रांसफॉर्म, लेकिन सर नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा, इस दफ़ा पढ़ लेंगे। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई डिफरेंस है या एक चीज़ है? सर डिफरेंस फोरियर बता दें। ट्रांसफॉर्म जो है वो कंटिन्यूस पीरियाडिक सिग्नल के लिए है, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म एनी सिग्नल के। जी हारून साहब हैं कि नहीं? मिस्टर हारून तो यस सर। जी, कोई फ़र्क बताएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में? सर अभी तक स्टडी थर्ड सेमेस्टर का भूल गए सर। तो थर्ड का भूल गया, ठीक है। चलो फिर आप सो जाए। मारूख रहमान, मारूख खाना बना रही हैं या खा रही हैं? नहीं है। मलिक सैफुल्ला, मलिक सैफुल्ला भी नहीं है। यानी जिसका नाम ले रहा हूँ वो नहीं आ रहा बीच में। यस सर, यस सर। आप कोई फ़र्क बताएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म में और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में? सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो सर वो दोनों के लिए नहीं होती सर, वो मैग्नीट्यूड और अच्छा चलें ये बता दें, ट्रांसफॉर्म क्यों लेते हैं? टाइप ऑफ यस सर। ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं? व्हाट इज द सर ट्रांसफॉर्म? ये बर रहता ये है, इसलिए हारून सर हम साहब इसे। कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। जी मलिक साहब नहीं पता? नो सर, वो कह रहा हूँ ना सर, वो अगर ट्रांसफॉर्म ना करे ना तो सर उन्हें सॉल्व करना मतलब उस लिहाज से डिफिकल्ट होता है सर, इंटीग्रेशन वगैरह टाइप से। तो ट्रांसफॉर्म करने से सर हमारे पास इजी हो जाता है सर उससे। अच्छा, और लैप्लास में और फोरियर में क्या फ़र्क है? सर फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होती है सर हमें एक तरह से दोनों के बारे में सर इंफॉर्मेशन दे देती है कि कौन इसकी दोनों? मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियल और साइनसॉइडल पार्ट्स के लिए, सबके फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं देती सर। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मैग्नीट्यूड सिग्नल का चेंज हो या ना। नहीं ये डिफरेंस नहीं है। अबीरा मलिक नहीं है। अबीरा मलिक, यस सर। जी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है? सर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है वो पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी होती है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर पता नहीं। हारून साहब सर मैंने तो बता दिए सर। तो बता दिया, चलो रैंडम सिलेक्शन में यस आप सर। फिर आ गए। तनाउल्लाह हुक्म, ये सर, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है ये स्टेबल सिस्टम के लिए होती है और लेप्लास दोनों के लिए होती है, अनस्टेबल और स्टेबल दोनों के कंटिन्यूस या डिस्क्रीट? लिए। कंटिन्यूस टाइम। जी, तो इनका जवाब ठीक है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म is specially used for the analysis of stable LTI system।
जबकि Laplace transform is used for the analysis of stable as well as unstable LTI systems. एक ये डिफरेंस है, दूसरा क्या है कि Fourier transform is defined for both continuous time signals and systems as well as for discrete time signal and systems. जो Fourier transform है चैप्टर नंबर 4 उसका कहता है continuous time Fourier transform, that is Fourier transform of continuous time signals and systems. Similarly, chapter 5 says Fourier transform of discrete time signal and systems. जबकि Laplace transform जो है it is only defined for the continuous time signal and systems. तो अगर stable, whereas system may be stable or unstable. फिर एक और transform है Z transform. Z transform is used for the analysis of discrete time signal and systems may be stable or unstable. तो बेसिकली 4 ट्रांसफॉर्म्स हैं, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म. जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें दोनों टाइप्स अवेलेबल हैं, कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट, लेकिन उसमें जो सिस्टम की टाइप है, वी से सिस्टम मस्ट बी स्टेबल. और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम मे बी स्टेबल मे बी अनस्टेबल. और जो फोर्थ टाइप है Z ट्रांसफॉर्म, इट इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट. तो कोई पूछता है कि लैप्लास में और Z ट्रांसफॉर्म में क्या फ़र्क है, तो लैप्लास और Z ट्रांसफॉर्म में जो मेन डिफरेंस है इज लैप्लास इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स, whereas Z transform is used for the analysis of discrete time signal and systems. Fourier transform is used for both continuous time as well as discrete time. Again, Fourier is used for the analysis of stable systems only in terms of systems, whereas for unstable systems continuous है तो Laplace transform और अगर discrete है तो Z transform. So here in this class we start with a continuous time Fourier transform, means the system that will be used for the analysis of stable systems. So whenever we use Fourier transform तो इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम इज स्टेबल. अब स्टेबल सिस्टम की क्या डेफिनेशन थी, दो डेफिनेशंस थी. एक चैप्टर नंबर 1 में थी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. चैप्टर नंबर 2 में व्हेन वी से LTI सिस्टम, सो विद रेफरेंस टू LTI सिस्टम्स को बता सकता है कि हाउ वी डिफाइन अ स्टेबल सिस्टम फॉर LTI सिस्टम्स. स्टेबिलिटी की क्या डेफिनेशन थी, क्राइटेरिया क्या था, एनीवन? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. वो तो स्टेबल सिस्टम्स के लिए. LTI सिस्टम में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है टू चेक सिस्टम स्टेबिलिटी? जी, इस वक्त 19 लोग लाइन पे हैं और एक भी जवाब नहीं दे रहा अपनी खुशी से. उरुज है, उरुज जदून. सर अगर हम उरुज जदून. वही से आवाज नहीं आ रही उरुज के. चलें जी, ठीक है. क्वेश्चन मेरा क्या था मुझे जरा ये तो बता दें. अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, LTI सिस्टम LTI सिस्टम स्टेबल. की स्टेबिलिटी कैसे? स्टेबिलिटी सिंपली होता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट. फॉर LTI सिस्टम वी से हाउ टू चेक स्टेबिलिटी, वी से LTI systems are characterized by their impulse response. तो impulse response continuous के लिए h of t, discrete के लिए h of n. तो उसके लिए हमने 4 क्राइटेरियाज पढ़े थे, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर कॉजेलिटी, फॉर इनवर्टिबिलिटी एंड सिस्टम टू बी विद मेमोरी और विदाउट मेमोरी. तो उसमें स्टेबिलिटी का क्या था कि impulse response must be absolutely summable अगर discrete है, और for continuous we say
it should be absolutely integrable, means कि आपके पास जो impulse response है, it must be an energy signal. Then we say that the system is stable. Actual definition stability की वही है, bounded input bounded output. तो अगर LTI system में bounded input हो और impulse response absolutely summable हो या integrable हो, या we say it is energy signal, means area under the curve is finite, then we say that the system is stable. Okay, now here we say Fourier transform. So continuous time Fourier transform is used to transform a continuous time signal from time domain to frequency domain, and is represented by x of t in time domain, and frequency domain में क्या होगा, x of j omega. डबल एरो का मतलब क्या है कि अगर आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो यू शुड बी एबल टू mathematically should be able to come back to time domain from the frequency domain. इस पे बात शुरू में भी क्लासेस में हुई थी, ट्रांसफॉर्मेशन किसी को याद हो तो वी से ह्यूमन सेंसेस कितने हैं, 5। 5. 5, नाम देंगे। जी, नाम कौन बताएगा? नूरुस्सबा काजी। यस सर। 5 सेंसेस कौन से हैं? ह्यूमन 5 सेंसेस। सर हियर, टेस्ट, सी, सी होगा या विजन होगा? विजन। और एक विजन हो गया, दूसरा हियर, टच। हेयरिंग। यस हेयरिंग नहीं कहेंगे उसको, साउंड कहेंगे, ठीक है। सर। 2 विजन, Touch. साउंड, टच। 3 टेस्ट। टेस्ट। 4 पांचवा स्मेल। स्मेल, ठीक है। ये जुल्फिकार साहब ने आपको बताया। तो 5 नो सर, सेंसेस मैंने में पढ़ा से, नहीं था। ठीक है, इन 5 सेंसेस में से कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेबल हैं? जी, अबीरा मलिक। सर इनमें से सेंसेस याद कर। ट्रांसफॉर्मेबल कौन कौन से हैं जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएं और फिर वापस आ जाएं उसी फॉर्म में? सर हियरिंग। कौन से? हियरिंग सर। और सर बस एक ही है फिलहाल। एक ही है? जी, कोई और बताएगा? विजन भी है सर सर। विजन एंड साउंड। विजन और साउंड, कि आप साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, देन आफ्टर प्रोसेसिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड बैक टू साउंड एनर्जी। इसके लिए यूज़ क्या होता है? स्पीकर्स यूज़ होते हैं, माइक्स यूज़ होते हैं। और दूसरा कौन सा है? विजन। विजन के लिए डिवाइस कौन सी यूज़ करते हैं अबीरा? विजन के लिए सर? जी, कि आप एक विजन जो आपको इमेज नज़र आ रहा है उसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और फिर रिसीवर साइड पे दोबारा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से विजन की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में वापस लाना है। इसके लिए डिवाइस कौन सी यूज़ हो रही है? जैसे वीडियो कॉल पे वीडियो आती जाती है इस तरह। किसके थ्रू आती जाती है? डिवाइस क्या है? उस डिवाइस का नाम क्या है? जैसे अभी हमने कहा माइक और स्पीकर्स हैं साउंड के लिए, विजन के क्या? मॉनिटर्स। मॉनिटर्स? मेरे मॉनिटर में तो इस वक्त नहीं है। ये कौन बताएगा? ये सर जवाब कैमरा। आ रहा सर जी सर स्काई। कैमरा और है, एलसीडी। लेंस, कैमरा और एलसीडी। एलसीडी तो डिस्प्ले के लिए यूज हो रहा है ना। हर हाँ ना एलसीडी सर, जो वापस तो हम देख तो दे। मेन चीज कैमरा है ना, कैमरा कैप्चर करने के लिए और एलसीडी उसका डिस्प्ले देखने के लिए, ठीक है। तो इस वक्त सिर्फ ये दो हैं। खुदा न खास्ता अगर स्मेल कन्वर्ट हो सकती, ठीक है, तो इस वक्त मेरे कमरे में फिर क्या हालात होते?
या क्लासरूम के क्या हालात होते हैं, क्लासरूम नहीं सॉरी इस रूम के। सो शॉर्टली इसे विजन है, तो उसके लिए जो यूज़ हो रहे हैं कैमराज और एलसीडीज हैं, कैमरा कैप्चर करने के लिए, एलसीडी डिस्प्ले करने के लिए। दूसरी साइड पे साउंड है, सो इन दैट केस वी से माइक्रोफोन्स और माइक्स आर यूज्ड फॉर conversion of sound signal into electrical energy, and speakers are used to convert electrical energy to the sound energy। और इस डिवाइस को क्या कहते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करे, मीन्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, उसका क्या नाम है? ट्रांसड्यूसर। क्या ये कन्वर्टर किसने कहा है? शुएब साहब कह रहे हैं कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर सर। ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जनरली जो नाम उसका ट्रांसड्यूसर है, कि जो आपको आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, इनपुट पे चाहे जो भी चीज़ हो, जो भी फॉर्म हो। ठीक, एंड वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रांसफॉर्म्स जनरली, कि जिसमें आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएं तो फिर उस फॉर्म से वापस आ सकें। वो ट्रांसफॉर्म जो आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाए और फिर वापस ना आ सके, तो मैथमेटिकली थ्योरेटिकली दैट ट्रांसफॉर्म इज इनवैलिड, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इन सो मैनी केसेस। जिस तरह जनरेटर है, अगर वो गैस ले रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी से आप दोबारा वही वाली गैस नहीं बना सकते। सिमिलरली अगर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, इनपुट पे पेट्रोल यूज़ हो रहा है जनरेटर में, या डीजल है या किसी भी किस्म का फ्यूल है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर ये नहीं हो सकता कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप दोबारा उस फ्यूल को वापस बना लें। सो दैट इज़ अ नॉन ट्रांसफॉर्मेबल process, but in case of sound and vision this is possible। ठीक, so here we say that why to transform, तो इसका simple solution reason तो एक तो आपकी ज़रूरत है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह चीज़ लेके जानी है, तो आप उसको उसी फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, so you need some extra manipulation। जिस तरह हम साउंड सिग्नल्स की बात करते हैं कि ओरिजिनल सिग्नल के साथ एक कैरियर सिग्नल लगता है विच इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, फिर वो जो कैरियर है उस मैसेज सिग्नल को कैरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। जब रिसीवर साइड पे जाता है तो कैरियर को वहाँ पे हटा देते हैं बाय यूजिंग फिल्टरिंग, जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है दैट इज़ रिसीव्ड। सो जनरली वी से व्हाई टू go for transform mathematically, to avoid complex calculus and to perform basic algebra। एक एग्जांपल कन्वोल्यूशन की होगी कि in time domain it is convolution, where in frequency domain it is multiplication। मल्टीप्लिकेशन बहुत का आसान है एज कम्पेयर टू कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से जान छोड़ाएं, डेरिवेटिव से जान छोड़ाएं, कम इनटू द सिंपल बेसिक कैलकुलस एंड देन गो टू टेक द इनवर्स ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे डबल एरो मीन्स कि आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में। अब एक टॉपिक है जो कि बुक में गिवन है, उसको आप खुद पढ़ लें। दैट इज सेज फ्रॉम फोरियर सीरीज टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, मीन्स फ्रॉम पीरियोडिक सिग्नल्स टू ए पीरियोडिक सिग्नल। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और बुक में सारी डिटेल्स गिवन है, तो बुक को पढ़ लें, समझ लें और उस वीडियो को देख लें कि हाउ फ्रॉम पीरियोडिक सिग्नल टू ए पीरियोडिक सिग्नल। एक उसमें बेसिक ये चीज़ है कि पीरियोडिक सिग्नल में अगर आप टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड इनफाइनाइट कर दें, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए पीरियोडिक सिग्नल। फिर उसमें जब आप टाइम पीरियड को इनफाइनाइट करेंगे, यू हैव टू टेक द लिमिट्स, अप्लाई द लिमिट्स, मल्टीपल थिंग्स उसमें मैथमेटिकली आएंगी, एंड देन वी से इट कन्वर्ट्स फ्रॉम फोरियर सीरीज टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। बट फॉर दैट जस्ट रीड द बुक एंड वॉच द वीडियो। Now how to find this mathematical equation x of t transforms to x of j omega। तो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशन क्या बनती है और फिर उसका इनवर्स टाइम डोमेन में इक्वेशंस क्या हैं। फर्स्ट वी कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। हमने इनपुट ली थी x of t complex input e raised power st, and we assume that s is equal to sigma plus
j omega. So output of an LTI system is given by the convolution, that is x of t convolved with h of t, or by simplifying x of t h of t minus t. Call this equation number 1. Then we say x of t is e raised power st, x of t minus t is e raised power st minus t. आउटपुट क्या हो जाएगी, इंटीग्रल h of t e raised power st minus t. सिंप्लीफाइंग दिस, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, कर चुके हैं हम काम पहले. y of t equals to e raised power st multiplied by h of t e raised power minus s t deta. That is equation number 2. So here we say the integral is represented by h of s is integral from minus infinity to plus infinity, h of t e raised power minus st dt. ठीक, तो s हमने क्या कहा था, सिग्मा प्लस j omega. So here we assume that sigma equals to 0, that is the real part of the complex number s is 0. So अगर s को हम s लेते हैं तो we say it is Laplace transform. ठीक है. Now if we say that the real part is 0, तो अगर आप Laplace transform को evaluate करें on the imaginary axis only, because we say in case of Laplace transform s है which is equal to sigma plus j omega. If we say sigma is 0, then we say s is equal to j omega, means it's only along the imaginary axis. से s plane में एक आपके पास real axis है, एक imaginary axis है. Real axis पे we define sigma, imaginary axis पे we define omega or frequency, angular frequency. If we say Laplace transform is evaluated only along the imaginary axis, then we call this as a Laplace transform, or otherwise we say Fourier transform is a special case of Laplace transform with a real part equal to 0. अब यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं रियल पार्ट 0? उसके लिए आप इस ओरिजिनल फंक्शन को देख लें, क्या था, x of t is e raised to the power st. तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा 0 नहीं लेते, सिग्मा इज अ रियल पार्ट, इट कैन हैव एनी रियल वैल्यू, तो हमें नहीं पता कि सिग्मा पॉजिटिव है या सिग्मा नेगेटिव है, इट कैन हैव एनी रियल वैल्यू. Assuming sigma or real part is greater than 0, then this x of t becomes unbounded. ये बात समझ आ रही है? अगर मैं s को लिखता हूँ सिग्मा प्लस j ओमेगा, ठीक है, ये इक्वेशन क्या बनेगी, this will be a raised to the power, this equation will be a raised to the power sigma t plus, or we say multiplied by a raised to the power what? j omega t. A raised to the power j omega t. ठीक है. Now in this case if we say we don't know a raised to the power sigma t क्या चीज है, it is generally a real exponential which might be growing, which might be decaying. So here we don't know what is sigma. ठीक है. तो अगर sigma real part है which is greater than 0, it is positive, then if we say t approaches to infinity, then x of t also approaches to infinity, which becomes unbounded. So we make sure that is a stable system, so the input has to be a bounded input. So we say for that reason we consider sigma equals to 0. So when we say sigma equals to 0, then x of t equals to e raised to the power j omega t, which is definitely a bounded signal. So for that reason we say h of s is integral h of t e raised power minus st dt, where s is sigma plus j omega. Now we say sigma equals to 0, the real part is 0. Then we say this Laplace transform is evaluated on imaginary axis. So Fourier transform is used for the analysis of stable system. That's why we say sigma equals to 0. ठीक, जब Laplace transform पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम इस values को bound कर देंगे. एक टर्म यूज होगा Laplace transform में region of convergence, कि किस region में transform
का इन्वर्स भी पॉसिबल होगा और इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म भी ले सकेंगे. सो दैट इज डिफाइंड एज अ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. लेकिन यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. So shortly we say h of j omega equals to integral from minus infinity to plus infinity h of t e raised to the power minus j omega t, where h of t represents the impulse response of LTI system. अब इस इक्वेशन के तीन नाम हैं. ठीक है, पहला नाम क्या है? आइगन वैल्यू. ठीक है, we call this equation as the eigen value of the LTI system और eigen value of the corresponding eigen function. दूसरा नाम इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम LTI system. By frequency response means this represents the किस टाइप का फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, whatever the type of filter is. So we also call it as Fourier transform of the impulse response of LTI system. ठीक, तो एक और जो टर्म यूज करें ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्लैश फिल्टर, दे आर सेम थिंग. The term यूज होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या भी से फिल्टर, दैट इज सेम थिंग. तो इस एक इक्वेशन के चार नाम. सर्किट्स में जो हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं ये सेम है ना? हाँ, ये वही चीज़ है. वहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन था. एक दो टाइप के सिस्टम्स हैं आपके पास, एक LTI सिस्टम है, दूसरे नॉन LTI सिस्टम है. ठीक है, तो जो LTI सिस्टम है उसमें हम ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे h ऑफ s से. चैप्टर नंबर 9 में फिर यही चीज़ हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ पढ़ेंगे विद h ऑफ s. सो दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन देयर. ठीक है, इसी तरह अगर ये h ऑफ j ओमेगा है तो फिर हम इसको ट्रांसफर फंक्शन नहीं कहते, हम इसको स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं, आइदर आइगन वैल्यू और frequency response or filter, or in other words we say Fourier transform of the impulse response of the system. शुरू में हमने कहा था LTI systems are recognized or characterized by their impulse response in time domain and frequency response in frequency domain. मीन्स कि टाइम डोमेन में आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स पता है तो आप सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं. इसी तरह अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पता है तो आप सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता सकते हैं. फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रॉपर्टीज का यही मतलब है कि वो लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है और सम अदर आप टाइप ऑफ सिस्टम. सो शॉर्टली वी से दिस इज गेन. ठीक है, इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. अगर आप लेप्लास डोमेन में कहें तो वी से इट इज h ऑफ s. अब z ट्रांसफॉर्म में कहेंगे तो सेम विल बी h ऑफ z. ठीक है, डिस्क्रीट टाइम लेफ्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो देन इट विल बी h ऑफ e रेज़ टू द पावर j ओमेगा. सो है जनरली अगर हम इसको कर दें, अगर फंक्शन f ऑफ t है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? f ऑफ j ओमेगा. ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हो रही है? मैथमेटिकली स्मॉल लेटर इज कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल वन एंड t इज रिप्लेस्ड बाय j ओमेगा. ठीक है, फंक्शन x ऑफ t है टाइम डोमेन में तो उसका ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा होगा. फंक्शन y ऑफ t है तो ट्रांसफॉर्म y ऑफ j ओमेगा. सिग्नल z ऑफ t है तो ट्रांसफॉर्म z ऑफ j ओमेगा. तो जो जर्नल इक्वेशन यूज होगी वी से इट इज x ऑफ j ओमेगा इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t e raised to minus j omega t dt, and we call this one as एनालिसिस इक्वेशन. ठीक है, कि आप एक टाइम डोमेन सिग्नल को एनालाइज कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चीज़ है. एंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय द synthesis equation, which is given by the equation 1/2 pi integral from minus pi to plus pi x of j omega e raised to the power j omega t d omega. तो ये दो इक्वेशन हैं जो कि आपने याद करनी है. x of j omega, call this as analysis equation, and x of t equals to this one defined as the synthesis equation. Means we generally call them as a transform pair. अगर आपने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है तो एनालिसिस इक्वेशन यूज होगी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको नोन है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द टाइम डोमेन फंक्शन, देन यू आर सपोज टू यूज द
synthesis equation. So these two equations are defined as a transform pair. इसके बाद एग्जांपल्स करते हैं. अब एक चीज़ थी कन्वर्जेंस ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म मस्ट कन्वर्ज. तो उसके लिए कुछ रिलेशनशिप्स हैं, and these conditions are known as Dirichlet conditions. First condition के x of t must be absolutely integrable, means x of t should be an energy signal at least. ठीक है. Second is x of t should have finite number of maximas and minimas within any finite interval. जो भी x of t signal given है, whether it is periodic or aperiodic, तो उसमें जो number of maximas and minimas है, they must be finite. जो कि इस कोर्स में हम नॉर्मली यही कहेंगे, they are all converging. And the third condition says that x of t have a finite number of discontinuities within any finite interval, and also each of these discontinuity must be finite. Shortly हम इस कोर्स में हमारे लिए ये एक चीज़ भी काफ़ी है कि x of t must be integrable, absolutely integrable. ठीक है. To find the Fourier transform, अगर ये तीनों कंडीशंस जस्टिफाई होंगी तो उस सिग्नल का इन्वर्स पॉसिबल होगा. लेकिन अगर ये तीनों कंडीशंस जस्टिफाई नहीं होती, फिर आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो चले जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में आपको वही सिग्नल एज इट इज़ वापस नहीं मिलेगा. इन कम्युनिकेशन जनरली वी से कि जो आप इनपुट पे दे रहे हैं, यू फाइंड वी वांट द सेम थिंग इन द आउटपुट विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी नॉइज. इसके बाद जो है दैट इज लेक्चर 16, जिसमें सिर्फ एग्जांपल्स हैं. सो बेसिक सी इंटीग्रेशन है कि आपको सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज e रेज़ टू द पावर माइनस at u ऑफ t विद अ कंडीशन a ग्रेटर देन 0. कोई बताएगा यहाँ पे हम क्यों कंडीशन ले रहे हैं कि a शुड बी ग्रेटर देन 0? जी, इस एग्जांपल में हम लिख रहे हैं ना x ऑफ t इज e रेज़ टू माइनस at u ऑफ t with a condition a is greater than 0. क्यों? इसलिए कि ये स्टेबल होगा सर. क्या होगा? अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इनपुट स्टेबल होगी. इनपुट स्टेबल होगी, इनपुट बाउंडेड होगी. स्टेबल सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सिग्नल की नहीं है. ठीक है. जी. सिग्नल के लिए टर्म यूज होगा बाउंडेड या अनबाउंडेड. सिस्टम के लिए टर्म यूज होगा स्टेबल और अनस्टेबल. जी, एक ये रीज़न है कि अगर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो x ऑफ t विल बी बाउंडेड. एनी अदर रीज़न? ये यूनिट स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऐसी स्लाइड पे. पहली कंडीशन क्या है? x ऑफ t मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 0 से कम लेंगे, मीन्स a इज नेगेटिव, देन दिस विल बी e रेज़ टू पावर प्लस at which will not be absolutely integrable. जो भी आप सिग्नल लेंगे ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, then it must be absolutely integrable. अगर आप इस सिग्नल पे अप्लाई कर दें तो इसमें दूसरी कंडीशन भी जस्टिफाइड है कि इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास आर डिफाइंड. इस सिग्नल में क्या है? डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें a की मैक्सिमम वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 पे और मिनिमम वैल्यू है t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे. ठीक. And must have finite number of discontinuities. Within this signal there is no discontinuity. So how to find the Fourier transform? We simply use this equation. This equation का नाम क्या था? Analysis equation. So we say integral x of t raised power minus j omega t dt x of j omega. इसमें x of t की वैल्यू डाल दें e raised to the power minus at u of t and then simplify this equation. u of t की वजह से लिमिट्स क्या हो जाएंगी? from 0 to infinity. देन एक्सपोनेंशियल हैं दोनों सिग्नल्स, तो बेस सेम पावर्स आर एडेड, तो इसकी बेस सेम कर लें, पावर्स आर एडेड, टी कॉमन है, तो e रेज़ टू पावर माइनस a प्लस जे ओमेगा टी डी टी. अब इस पे इंटीग्रल अप्लाई करें, लिमिट से अप्लाई करें, x ऑफ जे ओमेगा कम्स आउट टू बी
1 over a plus j omega with a greater than 0, क्योंकि यहाँ पे जब a greater than 0 नहीं होगा तो this term will be not converging, फिर ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये इक्वेशन तब भी वैलिड है व्हेन वी से a is greater than 0। ठीक, तो ये तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसमें भी अगेन दो टर्म्स हैं, इट्स अ कम्प्लेक्स नंबर, एक इसका रियल पार्ट है, एक इसका इमेजिनरी पार्ट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इन द फेजर फॉर्म भी से एक इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। सो हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, सिंस दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कम्प्लेक्स वैल्यूड, सो plot it as a function of omega, we express x of j omega in terms of its magnitude and phase। इस इक्वेशन से मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हम इसी क्लास में पहले, कि इसको मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट से और स्क्वायर रूट ले लें, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड की इक्वेशन क्या बनती है, 1 over a square plus omega square square root। ठीक, and angle of x of j omega is minus tangent on inverse of omega by a, that is the imaginary part divided by real part। Now this thing is plotted in figure here, x of j omega is 1 over a plus j omega, where real of a is greater than 0, और ये उसका फेज है। इसी चीज को मैटलैब में किया था, सेम फंक्शन इज प्लॉटेड इन मैटलैब। ये जो इमेज है तो बुक से कॉपी किया है। किस किस को नींद आ रही है? ये एम फाइल हमारे साथ खुलेंगे जी मुझे सर ये पढ़ा रहा कौन है? छोटे भाई बहन। ये एम फाइल हमारे साथ एम फाइल क्या? एम हमारे फाइल यहाँ साथ पे खुलेगी सर। आपके पास अगर कंप्यूटर में या मोबाइल में या लैपटॉप में मैटलैब होगा तो ज़रूर खुलेगी, लेकिन आपको पीडीएफ में मिल रहा है ना, फिर पहले पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करें, फिर उधर से खुलनी तो चाहिए। मैंने पूरी फाइल कॉपी की हुई है, होप सो कि खुलेगी। -5 to +5 0.5 a की वैल्यू में ले रहा हूँ, ठीक है। इसे a is greater than 0 means a must be positive। How to plot x, we say 1./a plus j omega। डिवीजन के लिए जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आप करते हैं डॉट स्टेरिक, here we say dot divide by। So we say plot magnitude of this is abs of x label, y label, then in the second plot the angle। If you run this thing it gives you something like this। कर्व नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। ये किस डोमेन में? टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में? सर ये तो मैटलैब भी ड्रा कर रहा है। तो मैटलैब तो ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैटलैब तो टाइम डोमेन में भी ड्रॉ करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ड्रॉ करता है। ये किस डोमेन में हुआ है? ये तो फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी डोमेन इसलिए ना कि आपने जो कमांड लिखा हुआ है कोड वो लिखा है फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए। यहाँ पे आपने मैटलैब से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं आपको टाइम डोमेन सिग्नल भेज रहा हूँ और आप उस टाइम डोमेन सिग्नल को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद उसे प्लॉट करें, ठीक है। आप मैटलैब को दे रही ही इस पूरे का पूरा सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसको प्लॉट कर रहा है। अदरवाइज आप मैटलैब से अगर रिक्वेस्ट करें कि जी टाइम डोमेन सिग्नल आपके पास है, मैं आपको दे रहा हूँ, पहले उसका ट्रांसफॉर्म लें, ट्रांसफॉर्म लेके जो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है वो भी मुझे बताएं और फिर उस मैथमेटिकल इक्वेशन को प्लॉट करें, तो फिर आपको यही सिग्नल मिलेगा। वो काम आप खुद करेंगे लैब वर्क में। तो इसको सिंपली देख लें किस टाइप का सिग्नल है, किस टाइप का फिल्टर है, किस टाइप का सिस्टम है। सर हम मतलब खुद पेपर पे कैसे ये ड्रा करेंगे? पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे? पेपर पे आपके पास इक्वेशन के यस सर, विदाउट मैटलैब। मैग्नीट्यूड ये है ना 1 over a square plus omega square square root। here we say a is a constant number, तो मैटलैब में मैंने a की वैल्यू 0.5 ली है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0.5 लें, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यूज लेते जाएं, फर्स्ट टेक ओमेगा इक्वल्स टू 0, ठीक, देन पुट ओमेगा इक्वल टू 1, ओमेगा इक्वल टू 2, ओमेगा इक्वल्स टू 0.5, जो भी वैल्यू लेते जाएं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल बनेगा आपके पास बिकॉज ओमेगा इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लॉट कर दें, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू फाइंड करें, ओमेगा इक्वल टू 1 पे, ओमेगा इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो पेपर पे आपको ये प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपको गिवन है ना मैथमेटिकल, तो उससे ग्राफ बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है फॉर एनी टाइप ऑफ गिवन इक्वेशन। जी ये क्या चीज़ है, जी इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है व्हाट इज दिस थिंग, है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लो पास फिल्टर है सर। लो पास फिल्टर। जी कोई और, कोई और नाम देंगे इसे या बस लो पास फिल्टर ही है। बैंड पास। बैंड पास, सर ये बैंड पास है सर। बैंड पास है, कौन कौन से बैंड्स को पास कर रहा है, फिगर से कुछ पता लगता है। वो डीबी वाले लेते हैं ना सर, 0.3 dB। नहीं वो तो जब आप लॉग स्केल पे इसको प्लॉट करेंगे फिर ना, तो ये तो लॉग स्केल में नहीं, 2.7 जी 2.7% निकाले ना, वो उससे आगे आगे पास नहीं, करेंगे। ये क्या है, बैंड पास है, लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, ऊपर वाला बैंड पास है। पहले मुझे ये बता दें थोड़ा सा सोच के, हमने सिग्नल क्या लिया था, एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी आपके पास एक सिंपल टाइम डोमेन सिग्नल है, लेट्स अज्यूम इज इनपुट सिग्नल है, इसका जो ट्रांसफॉर्म लेंगे उसको आप सिस्टम तो नहीं कह सकते, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी अगर टाइम डोमेन सिग्नल है तो जिसका ट्रांसफॉर्म आएगा वो भी सिग्नल ही होगा, अब सिग्नल का ट्रांसफॉर्म सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। सो जनरली वी से इट इज अ टाइम डोमेन सिग्नल, so its transform will also be a frequency domain signal। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा या बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये कौन सा सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और बैंड लिमिटेड सिग्नल। बैंड लिमिटेड। लो फ्रीक्वेंसी। बैंड, इसका बैंड क्या है, मतलब ओमेगा कहाँ से कहाँ तक बैंड पास और बैंड है और बाकी नहीं है। सो जनरली इसके दोनों नाम ठीक हैं, ठीक है, बैंड लिमिटेड एज वेल एज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्यों लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा करते जाएं एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। सो वी से इट इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है और ज़ीरो के आसपास की वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं। बैंड नॉर्मली हम इस केस में हम कह तो सकते हैं कि इट्स अ स्पेशल केस कि बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज आल्सो अ बैंड लिमिटेड सिग्नल, लेकिन जनरली हम बैंड लिमिटेड सिग्नल से कहेंगे कि जो आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड है जो कि 0 से ज़्यादा हो और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिफाइंड हो जो कि आपके पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। लेट्स से अगर मैं इसी सिग्नल को थोड़ा सा प्लॉट करके आपको बता दूं कि मैं ओमेगा को रिप्लेस कर रहा हूं बाय लेट अस से ओमेगा -5, जस्ट एन एग्जांपल, तो रिजल्टेंट सिग्नल क्या बनेगा, इट शुड शिफ्ट 5 यूनिट्स टू द राइट साइड, ठीक है। इसमें मैं टाइम लिमिट्स इंक्रीज कर दूं से फ्रॉम -5 to 15, तो अगर आप इस सिग्नल को देख लें तो ये क्या है,
कि इसको 5 यूनिट शिफ्ट किया हमने, तो ये 0 से लेकर से 10 अगर एज्यूम करते हैं तो 5 पे इसकी पीक है। ठीक, अब अगर इस किस्म का सिग्नल हो जो कि लो फ्रिक्वेंसीज पे भी एम्पलीट्यूड लो है, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0 के अराउंड एम्पलीट्यूड बहुत कम है, ठीक, और हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो दिस कैन बी एज्यूम्ड एज अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। ठीक है, कि इसकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक, और जो हायर फ्रिक्वेंसी है वो इन्फिनिटी से बहुत कम है, so this can be considered as a band limited signal। लेकिन जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी that will be considered or defined as a low frequency signal। clear? तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म है we said is a simply low frequency signal। यहाँ पे जो डॉटेड वर्जन है ये आपको क्या बता रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ ए, कि अगर इस केस में आप ओमेगा की वैल्यू ए लें तो फिर आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, दिस विल बी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2a, और अगर ओमेगा की वैल्यू 0 लें देन इट इज़ 1 ओवर a। अब ज़रा इस फिगर को थोड़ा सा स्टडी कर लें, चलिए इसको नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, मैंने बुक से एज इट इज़ उठाई है। x ऑफ t इज गिवन एज अ फंक्शन, ए पीरियोडिक सिग्नल है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, कब, जब t की वैल्यू -t1 और +t1 हो। जनरली वी से इट इज अ रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है, सो हियर इट सेज कंसीडर द रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होती है, where t1 represents its time duration, -t1 से +t1, it can be milliseconds, it can be microseconds, nanoseconds, depending upon system। तो अगर ये आपके पास फंक्शन है गिवन, इसका ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, तो ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन आप देख लें, x of j omega is from -t1 to +t1 e raised power minus j omega t, फंक्शन की वैल्यू 1 है dt, इसको सॉल्व करें तो इट रिजल्ट्स इन 2 sin of omega t 1 divided by omega। अब इसको प्लॉट करें तो आपके पास ये फंक्शन बनता है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, इफ ओमेगा इज 0 तो ये फंक्शन तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू देता है, देन हाउ इट सेज के ट्रांसफॉर्म में इट इक्वल्स टू 2t1। इस इक्वेशन से जो कि है 2 sin ऑफ ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, इससे ये फंक्शन प्लॉट हुआ है, विच इज जनरली नोन एज अ सिंक फंक्शन। हाउ टू जस्टिफाई, इस इक्वेशन में तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 इज अनडिफाइंड वैल्यू, जबकि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 2t1 है। हाउ टू स्पेसिफाई दिस थिंग, एनीवन? साइन 0/0 1 होता है। साइन 0/0 क्या होता है? Sin 0/0 is generally equal to 1। The 2 sin of omega t 1 divided by omega, इसको अगर आप सिंक फंक्शन की फॉर्म में लिखें, जनरली वी से सिंक ऑफ थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। और अगर इसको वो कर लें, लिमिट इस पे अप्लाई करें, इसे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा बाय थीटा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1। of sinc function
So limit theta approaches to infinity, sinc of theta is same as limit theta approaches to infinity, sine of theta by theta, which is equal to 1. ये रूल याद है किसी को? इसका क्या नाम था? एल हॉस्पिटल रूल से डी ऑर्बिटल एल हॉस्पिटल्स रूल, जिसको हम हॉस्पिटल रूल के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो मैं सिंक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्स ऑफ जे ओमेगा इज 2 साइन ऑफ ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो सिंक फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t1। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t1 करते हैं तो साइन ऑफ ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय ओमेगा t1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2t1 साइन ऑफ ओमेगा t1 डिवाइड बाय ओमेगा t1। तो दिस कैन बी रिटन एज 2t1 सिंक ऑफ ओमेगा t1। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं कि मैं इसको मैटलैब में प्लॉट कर लूं, लेट्स से एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा था, so ओमेगा इज फ्रॉम -3 to +3। फंक्शन में क्या प्लॉट कर रहा हूँ? सिंक। x इज इक्वल टू सिंक ऑफ, इनफैक्ट इसको कर दें 2 steric t1 मल्टीप्लाइड बाय सिंक ऑफ, क्या था? सिंक ऑफ ओमेगा t1। अब यहाँ पे आपके पास t1 वेरिएबल है, so लेट्स से t1 को वैल्यू असाइन कर दें t1 equals to 1 for simplicity, and then simply say plot omega comma x। तो सिंक फंक्शन मैटलैब में प्री डिफाइंड है। ठीक है, इसका प्लॉट आपको क्या मिलेगा? दिस गिव्स यू अ सिंपल सिंक फंक्शन। थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर लूं। तो आपके पास सिंक फंक्शन बन रहा है। हमने सिंक एम्पलीट्यूड t1 की वैल्यू 1 ली है, सो इट इज 2t1 दैट इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा और लेबलिंग आप खुद कर लें जब जरूरत हो। So the Fourier transform of a rectangular pulse is sinc function। अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स जो आप खुद करेंगे तो यहाँ से नोट कर लें, मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। अगर t1 को इंक्रीज करें, यहाँ पे जो t1 है इसको इंक्रीज करें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? Anyone is listening? यस सर। बंदे तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जी, t1 को ज्यादा करने से Yes. इस सिग्नल पे क्या फर्क पड़ेगा टाइम डोमेन में? बैंड एक्सपेंड हो जाएगा सर। बैंड एक्सपेंड हो जाएगा या कम होगा? अच्छा प्लीज यहाँ पे जरा सिंक फंक्शन को देख लें। ये पहला पॉइंट पाई बाय t1 कैसे आता है? तो ओमेगा की कौन सी वैल्यू है फॉर विच इट इज 0? सो दिस फर्स्ट वैल्यू इज पाई बाय t1। अगर आप इसको मैथमेटिकली यहाँ पे देख लें तो क्या चीज़ है? 2t1 साइन ऑफ ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय ओमेगा t1। सो इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0 फिर तो आपके पास ये वैल्यू 1 हो गई, तो इट रिजल्ट्स इन 2t1। दोबारा ओमेगा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ट्रांसफॉर्म इज 0? ठीक है, तो हाउ टू फाइंड दैट? तो साइन ऑफ ओमेगा t1, ठीक, साइन ऑफ विच वैल्यू इक्वल्स टू 0? पहला 0 कहाँ पे आएगा? साइन की कौन सी वैल्यू के लिए 0 है? साइन ऑफ ओमेगा t1 0 कब होगा?
साइन पाई के लिए, तो ओमेगा t1 शुड बी इक्वल टू पाई। ओमेगा t1 की वैल्यू अगर पाई है तो साइन पाई इज 0, ठीक। सो इफ यू से ओमेगा t1 इक्वल्स टू पाई, वी आर प्लॉटिंग दिस फॉर ओमेगा, तो ओमेगा शुड बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय t1, ठीक है। Similarly, sinc function is symmetric, so दूसरा 0 माइनस पाई बाय t1 पे, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट आता है 0 के लिए, दिस शुड बी 2 पाई डिवाइडेड बाय t1 एंड देन इट इज 3 पाई डिवाइडेड बाय t1। मैं थोड़ा सा यहाँ पे t1 को एक्सप्लेन कर दूँ। कैपिटल T1 को अगर आप इंक्रीज करते हैं, लेट्स से इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन टाइम डोमेन सिग्नल विल अप्रोच टू अ कांस्टेंट सिग्नल, ठीक है। अगर आप t1 को इंक्रीज करें लिमिटेड फॉर्म में, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन x ऑफ t विल अप्रोच टू अ कांस्टेंट सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका क्या इफेक्ट आएगा? इफ वी से t1 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इस केस में आप ज़रा इसे मैटलैब में देख लें कि मैं t1 की वैल्यू ज़्यादा करता हूँ, लेट्स से आई मेक इट 100, इसका इफेक्ट क्या आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में? दिस लुक्स लाइक अ कांस्टेंट सिग्नल, ठीक। सॉरी, ये कौन सा सिग्नल है? दोबारा सुन लें। टाइम डोमेन में अगर मैं t1 को इन्फिनिटी तक अप्रोच करता हूँ या से बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो टाइम डोमेन में दिस विल बी अ कांस्टेंट सिग्नल, ठीक। उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन पे क्या होगा? ठीक, तो t1 अगर इंक्रीज करेंगे तो पाई बाय t1 क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यहाँ पे आप t1 को इंक्रीज करेंगे t1 को, तो 2t1 विल इंक्रीज, मींस एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा और इसकी बैंडविड्थ कम होती जाएगी। Now when we apply the limit, t1 approaches to infinity and pi divided by t1 approaches to 0. तो अगर टाइम डोमेन में सिग्नल कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिजल्ट क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो अगर हम कहते हैं ना t1 approaches to infinity, मींस टाइम डोमेन में दिस सिग्नल approaches to a constant signal, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिस सिग्नल, दिस सिंक फंक्शन विल अप्रोच टू अ इम्पल्स। और ये चीज़ हम यहाँ से देख रहे हैं, चले 100 तो नहीं, t1 की वैल्यू में 10 लूँ तो ग्राफिकल डिस्प्ले ये बन रहा है, ठीक है, कि आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है जबकि बाकी पॉइंट्स पे बहुत कम है। एंड इफ आई फर्दर इंक्रीज, लेट्स से इंस्टेड ऑफ 10 मैं 50 कर दूं, एंड दिस शुड अप्रोच टू एन इम्पल्स, ठीक है। 50 की जगह मैं इसे 500 करता हूँ, एज्यूमिंग दैट्स अ वेरी हाई वैल्यू, दिस रिजल्ट्स इन द इम्पल्स सिग्नल, ठीक। तो अगर कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में सिग्नल कांस्टेंट होगा तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगा? सॉरी, फ्रीक्वेंसी डोमेन विल बी अ इम्पल्स सिग्नल। अब अगर इस t1 की वैल्यू को कम करें, टाइम डोमेन में इट अप्रोचेस टू एन इम्पल्स, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होना चाहिए? टाइम डोमेन में मैं t1 की वैल्यू कम कर रहा हूँ, मीन्स इट अप्रोचेस टू 0, तो टाइम डोमेन में इट अप्रोचेस टू एन इम्पल्स सिग्नल। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा होना चाहिए? अगर टाइम डोमेन में इम्पल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होना चाहिए? 0 हो जाए। 0 और समथिंग डिफरेंट? कुछ कांस्टेंट आ जाएगी या फिर टाइम डोमेन में अगर सिग्नल इम्पल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट विल लुक लाइक अ कांस्टेंट, ठीक है। और अगर टाइम डोमेन में कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स, ऑपोजिट है ना। टाइम डोमेन में कांस्टेंट सिग्नल का मतलब क्या है? उसकी 0 फ्रीक्वेंसी है, तो 0
frequency means you will find a signal of this type कि आपको एक ही point पे एक impulse मिलेगी. Now in the same case, if we say T1 approaches to a smaller value, let's say 0.1, अब इसका क्या इफेक्ट आएगा? ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख रहे हैं, ठीक है, टाइम डोमेन में जो वर्ड फाइल में, अब ये चीज़ बन गई है, ठीक. अब फर्दर अगर आप टाइम को कम करें, लेट्स से 0.01, then what happens? It further looks like a constant signal. अगर मैं टाइम t1 को बहुत कम कर दूं, लेट्स से 0.0001, if MATLAB reads this, फिर आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो रहा है जबकि इसकी स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है. तो जनरली theoretically we say that in this case capital T1 approaches to 0, time domain signal converges to an impulse signal and the frequency domain signal converges to a constant. जबकि opposite क्या है? If T1 approaches to infinity, then time domain signal approaches to constant signal and frequency domain signal approaches to a impulse. तो ये काम तो यहाँ तक था. बाकी एग्जाम्पल्स जो बुक में बुक नज़र आ रही है सबको? तो एग्जाम्पल अभी जो क्लास में की है वो 4.1 थी. 4.2, 4.3 को सिर्फ देख लें, फिर लैब का छोटा सा काम है वो आपको देता हूँ. This one is 4.3. एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. टाइम डोमेन सिग्नल आपके पास क्या है? x of t is equal to delta of t. That is a impulse signal. How to find its transform? We say x of j omega is integral x of t e raised to power minus j omega t dt. अब x of t की जगह इंसर्ट क्या कर दें? डेल्टा ऑफ t. अब ये एक इम्पल्स है, किस पॉइंट पे डिफाइंड है? t is equal to 0. So means this entire integral is only defined at point t equals to 0. So अगर आप t को 0 इंसर्ट कर दें, del of 0 into e raised to the power 0. So this results in 1. तो अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो टाइम डोमेन में आपके पास इम्पल्स है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इट रिजल्ट्स इन द कांस्टेंट सिग्नल. प्लीज ये जो बुक आपके सामने, इट सेज डेवलपमेंट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल. दैट इज बेसिकली फ्रॉम पीरियोडिक सिग्नल टू ए पीरियोडिक सिग्नल. ये सारी कहानी आप पढ़ लें, वीडियो लेक्चर में भी गिवन है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा काम. आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन एग्जांपल्स. 4.1 अभी क्लास में किए, 4.2 को खुद देख लें. 4.3 सिंपली सेज कि इफ टाइम डोमेन में सिग्नल आपके पास इम्पल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दैट सिग्नल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट सिग्नल. और ऐसा कोई भी सिग्नल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. x ऑफ j ओमेगा इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हों और उसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, हर फ्रीक्वेंसी का. तो ऐसा कोई भी सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए नहीं करता कि आपके पास टाइम डोमेन में ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जिसका एक सिंगल पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो, एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल लाइटनिंग. प्लीज, इस लेक्चर में तो कोई क्वेश्चन नहीं था.
नहीं है सर इसके एक्सरसाइज में भी एडवांस प्रॉब्लम छोड़ नहीं, एडवांस प्रॉब्लम्स इसमें करने, एक्सटेंशन नहीं करने। जी लैब नंबर कौन सी चलेगी?